हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, दधनः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, पंचमी और षष्ठी दोनों, द्वितीया या प्रथमा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पंचमी और षष्ठी दोनों है। तधना शब्द में पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति है। तधना शब्द का मूल शब्द दध यानी दही है। दध इकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है। दधि अर्थात दही का रूप इस प्रकार होगा, दधि, दधनी, दधीन, दधि, दधनी, दधीन, दधना, दधिभ्याम, दधिभिः, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधनः, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधना, दधनो, दध्यनाम, दधिन, दधनि, दध्यनो, दधेषु, हे दधे, हे दधि, हे दधिनी, हे दधिनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विपुल धनः में प्रयुक्त समास है। दिगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बहुव्रीहि। तो विपुल धनः में बहुव्रीहि समास है। विपुल धनः में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह विपुलम धनम यस्य सः होगा, अर्थात जिसके पास अधिक धन है वह व्यक्ति अर्थात अधिक धनवान है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, पीताम्बरः यानी पीतम अंबरम यस्य सः, अपुत्रः अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एच्छत् क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। लट, लंग, लोट या लट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, लंग लकार है। तो एच्छत् में क्रियापद का लंग लकार है। एच्छत् क्रियापद में लंग लकार प्रयुक्त है। एच्छत् धातु का रूप इस प्रकार है, इस यानी इच्छा करना, लंग लकार। और इसका रूप चलेगा एच्छत्, एच्छताम, एच्छन, एच्छः, एच्छतम, एच्छत्, एच्छम, एच्छाव, एच्छामः। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वागर्थवी संप्रत्यौ वागर्थ प्रत्युत्पत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस श्लोक में प्रयुक्त अलंकार होगा। ऑप्शन है श्लेष, अनुप्रास, उपमा या यमक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उपमा अलंकार। तो वागर्थवीव संप्रक्तौ वागर्थ प्रत्यये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस श्लोक में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यह श्लोक रघुवंश महाकाव्य का नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जो अनुष्टुप छंद में वर्णित है। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में विभक्त कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सत, दीप, कतिन या कत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कतिन। तो नीति शब्द में कितिन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो नीति शब्द में कितिन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। निधन कितिन यानी नीति ही होगा
दीप धन कितनी दीप्ति ही होगा और क्री धन कितनी कृति ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है श्रियः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। ऑप्शन है चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया या प्रथमा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तृतीया। तो श्रिया शब्द में तृतीया विभक्ति है। श्रिया शब्द में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुआ है। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, जो कि ईकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है और इसका रूप होगा श्री, श्रियो, श्रियः, श्रियं, श्रियो, श्रियः, श्रिया, श्रिभ्यां, श्रिभिः, श्रिये, श्रिये, श्रिभ्यां, श्रिभ्यः, श्रिया, श्रिया, श्रिभ्यां, श्रिभ्यः, श्रिया, श्रिया, श्रियो, श्रियणां, श्रियां, श्रियां, श्री, श्रियो, श्रियुष, हे श्री, हे श्रियो, हे श्रिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, निगेटिव पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अनुकूलम, सुछत्रम, हरित्रातः, प्रत्याग्नि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हरित्रातः। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हरित्रातः नहीं होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण हरित्रातः नहीं है। हरित्रातः में तृतीया तत्पुरुष समास है, जबकि अनुकूलम, सुछत्रम, प्रत्यग्नि ये तीनों अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों अगला प्रश्न जो है वो सामाजिक अध्ययन अन्य सब्जेक्ट से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन है जलहड़, कालिदास, कलहड़ या बिलहड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कलहड़। तो कश्मीरी कवि कलहड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर में प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय अर्थात सानी की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन है सिकंदर लोधी, इल्तुतमिश या बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय अर्थात सानी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदरिये सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो पहले कॉलम में है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और एम.जी. रनाडे। और द्वितीय कॉलम में है रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी। तो सही सुमेलित है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, जो कि 1828 ईस्वी कलकत्ता के हैं। और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं, जो कि 1897 ईस्वी बेंगलुरु से शुरुआत हुआ। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से हैं, जो कि 1875 ईस्वी मुंबई से शुरुआत हुआ।
यमजी रनाडे प्रार्थना समाज से संबंधित हैं, जो कि 1870 ईस्वी में इनके सदस्य बने। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेदर, कल्पना दत्त या मैडम भीकाजी कामा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यह महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। इन्होंने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रहीं। अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट अर्थात जर्मनी में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चंद्रगुप्त। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय यहाँ का शासक पुण्यगुप्त वैश्य था। यह जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। उस समय राज्यपाल तुषास्क यमन था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुण्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन या राज्यवर्धन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नरवर्धन। तो पुण्यभूति राजवंश की वंशावली नरवर्धन राजा के नाम से प्रारंभ होती है। थानेश्वर में पुण्यभूमि राजवंश की वंशावली इस प्रकार होगी, नरवर्धन होगा, फिर राजवर्धन फर्स्ट, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, फिर उसके बाद राजवर्धन सेकंड, फिर हर्षवर्धन, फिर राजश्री होगा। तो वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन पुण्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र प्रासाणिक ग्रामीण संस्कृत प्राचीनतम है? ऑप्शन है जारवे संस्कृत, मालवा संस्कृत, आहार संस्कृति या कायथा संस्कृति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृत ताम्र प्रासाणिक ग्रामीण संस्कृत प्राचीनतम है। पत्थर और तांबे के उपकरणों के प्रयोग के कारण कहलाने वाली ताम्र प्रासाणिक ग्रामीण संस्कृति का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। आहार संस्कृति से प्राप्त होते हैं। यह 2600 से 1800 ईसा पूर्व के समय में दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्र में फैली थी। अन्य ताम्र पाषाणिक
का काल इस प्रकार है। कायस्था संस्कृत 2000 से 1400 ईस्वी के पूर्व, मालवा संस्कृत जो है वो 1900 से 1400 ईस्वी के पूर्व, और रंगपुर संस्कृत जो है 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व, और जारवे संस्कृत जो है 1500 से 900 ईस्वी पूर्व है। यह परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। ऑप्शन है 20 राजतंत्र शासन में, कि 16 महाजनपद के गणराज्यों में, कि 10 राजतंत्र शासन में, कि 2 शासन तंत्रों में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत जो है वो 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। इन महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इसमें मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, बाबर, हुमायूं या अकबर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बाबर। तो आराम बाग बाबर मुगल बादशाह ने बनवाया था। आगरा में आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, आगरा का मस्जिद अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि बाबर के काल में बनवाई गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1916 से 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है जीके गोखले, गांधी जी या बीजी तिलक या लाला लाजपत राय ने। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बीजी तिलक ने। तो भारत में 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बीजी तिलक ने की थी। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग का गठन की घोषणा की थी। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज आरुंडेल को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया। तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा एनी बेसेंट ने मद्रास और तमिलनाडु को अपना क्षेत्र चुना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती नदी है गोदावरी, सतलुज, गंगा या यमुना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सतलुज। तो पूर्वी नदी सतलुज है। पूर्वावर्ती नदियां वह जलधाराएं हैं जो कि स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। सतलज एक मात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपर्दित कर प्रभावित होती है। यह चिनाब की सहायक नदी है। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस यानी राक्षस ताल झील से निकलती है तथा शिल्प किला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा, नांगल,
बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। अन्य पूर्ववर्ती नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, घाघरा, काली व गंडक हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वाह्य परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पपड़ी यानी क्रस्ट, स्थल मंडल, जल मंडल या क्षोभ मंडल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पपड़ी अर्थात क्रस्ट। तो पृथ्वी के वाह्य परत को क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 क्रस्ट अर्थात पपड़ी, नंबर 2 मेटल, नंबर 3 कोर अर्थात कोड। तो दुर्बलता मेटल इस प्रकार होगा, क्रस्ट, मेटल, कोर अर्थात कोड। तो क्रस्ट पृथ्वी की वाह्य परत है। इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। क्रस्ट के नीचे मेटल का विस्तार है, जिसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मेटल के नीचे कोर होता है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ऑप्शन है क्यूरोसिया धारा, कुराइल धारा, कनारी धारा या लेब्राडोर धारा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, क्यूरोसिया धारा। तो गर्म धारा हमारा कौन सा है? क्यूरोसिया धारा। तो सागर तल की विशाल जलराशि की निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। तो गर्म जल धारा इस प्रकार होगा, क्यूरोसियो की धारा यानी जो प्रशांत महासागर में है, अलास्का की धारा जो प्रशांत महासागर में है, एल नीनो की धारा जो प्रशांत महासागर में है, मोजाम्बिकी की धारा जो हिंद महासागर में है और गल्फ स्ट्रीम की धारा जो अटलांटिक महासागर में है। और ठंडी जलधारा इस प्रकार है, अयासियो की धारा प्रशांत महासागर में है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा लेनिनो में है और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा हिंद महासागर में है और कनारी की धारा अटलांटिक महासागर में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? ऑप्शन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या रेल परिवहन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जल परिवहन। तो जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम व सस्ता माध्यम होता है। यह पतन अथवा बंदरगाह के द्वारा होता है, जो कि अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेल मार्गों, सड़कों व अंतःस्थलीय जल मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कुछ प्रमुख पतन हैं सिंगापुर, शंघाई, रॉटरडम, कोच, कांडला इत्यादि। कुछ नहर प्रणालियाँ पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर इत्यादि भी जल परिवहन के माध्यम हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो तो आपको यह सुविधा मात्र 399 रुपये में प्राप्त होगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप ले सकते हो।
तो सूचना समाप्त हुई।